गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी क्वेश्चन पेपर, जो कि 9th ऑफ जनवरी को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इस वाली वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे हिंदी क्वेश्चंस एंड पैडागोजी क्वेश्चंस। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, इंग्लिश, ये सारे वीडियोस भी आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, और हिंदी में पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद से पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चन था, यद्यपि का संधि विच्छेद करना था। ऑप्शंस भी काफी ज्यादा इजी दे रखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि जमा अपि। अगर इसमें पूछा जाता कौन सा टाइप है संधि का, तो ये स्वर संधि है, क्योंकि स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में उचित लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति या मुहावरे में से क्वेश्चन है। जिसके पास शक्ति हो वह अपनी बात मनवा लेता है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, एक मुहावरे और लोकोक्ति में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, मतलब जिसके पास शक्ति हो वो अपनी बात मनवा ही लेता है, वो डोमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य शुद्धिकरण का क्वेश्चन। आपको इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य दे रखे हैं, कृपया हमारे घर आइए, कृपया हमारे घर आने की कृपा करें, कृपा करके हमारे घर आइए, या कृपया हमारे घर आइए। ठीक है, आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कृपया शब्द है वो एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कृपया का भी प्रयोग किया गया है, कृपा का भी। तो जो शुद्धिकरण है वो, उसमें आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। व्याकरण के प्रत्येक अंग का ध्यान रखना होता है, चाहे वो संज्ञा की बात हो, सर्वनाम की बात हो, किसी भी शब्द की बात हो, वर्तनी है, विशेषण है, कारक चिन्हों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा शब्द अर्थ का ध्यान रखना होता है, और पुनरावृत्ति का भी ध्यान रखना होता है कि एक ही शब्द बार बार रिपीट ना हुआ हो, या एक ही मीनिंग वाले शब्दों का बार बार प्रयोग ना हुआ हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कृपया हमारे घर आइए। ठीक है, राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पक्षी उड़ रहे हैं, वाच्य का कौन सा भेद है। वाच्य में से भी जैसे आपने देखा होगा, जब एसएससी पीआरटी का एग्जाम हुआ था तब भी वाच्य में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे भी वाच्य में से क्वेश्चन पूछा गया है, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो वाच्य होता क्या है। अगर वाच्य की बात करें, वाच्य तीन तरह के होते हैं। मतलब वाच्य का अगर को डिफाइन करना हो तो वाच्य किसे बोलेंगे, जिससे ये पता चले कि जो वाक्य की क्रिया है वो किसके अनुसार बदलती है। तो एक तो वो कर्ता के अनुसार बदलेगी, दूसरा कर्म के अनुसार बदलेगी, या फिर जो वाक्य का भाव होगा उसके अनुसार बदलती है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या दे रखा है, पक्षी उड़ रहे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका आ जाएगा कर्तरीवाच्य। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको समझ ना आए कि किस तरह कर्ता का इफेक्ट पड़ेगा, कर्म का पड़ेगा, आप यहाँ पे कर्ता को चेंज करके देख सकते हो। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बोल दें राम उड़ रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे कर्ता को चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, उड़ रहा है। ठीक है, ये जो क्रिया है मतलब किसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्ता के अनुसार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्तरीवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इज कर्तरीवाच्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी पोर्शन से, जिसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन असर्शन और रीजन से पूछा गया था। जैसा कि आपने देखा होगा एनवीएस में भी असर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीटेट ने तो लास्ट ईयर से पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो आपने, अगर आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी और टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की भी जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें से भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है, असर्शन इज ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, और उसका रीजन दे रखा है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ठीक है,
ये आपके पास एक असर्शन है और उसका रीजन दे रखा है। ऑप्शन है A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। सेकेंड है बोथ A एंड R ट्रू एंड R करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, या फिर बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, एंड लास्ट इज A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले से सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत, उसके बाद आपने ये चूज़ करना है कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो इसमें ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, हर तरह के सीखने का तात्पर्य क्या हो गया, सीखना, शिक्षण का तात्पर्य हो गया सीखना। और दूसरा इन्होंने बोला कि लर्निंग तभी यूजफुल होती है जब वो शिक्षण के द्वारा प्रदान की जाए। तो ऐसा तो जरूरी नहीं, क्योंकि लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो राइट आंसर आ जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग learner characteristics is highly related to the effectiveness of teaching? Prior experience of learner, peer group of the learner, या फिर educational status of the parents of the learner, या family size from which the learner comes। लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो जिससे कि जो रिलेटेड है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से। ठीक है, टीचर इफेक्टिवली कब पढ़ा सकता है, क्या चीज़ मैटर करेगी, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। जो बच्चा है उसका लर्निंग का पिछला एक्सपीरियंस कैसा है, पहले का अनुभव कैसा है, कितना वो जानता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट कैसा है, उसे पहले कितना ज्ञान है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। Next question is which of the following characteristics is important when a teacher communicates with his or her students। यहाँ टीचर की जो कम्युनिकेशंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचर जब कम्युनिकेट करता है या उसका जो ये संप्रेषण कौशल है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखी है सिंपैथी, या फिर एम्पैथी, अपैथी या एंटीपैथी। तो अगर टीचर की कम्युनिकेशन की स्किल्स की बात करें, उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स को इम्पॉर्टेंट माना गया है, जैसे कि लिसनिंग हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, या फिर अडेप्टेबिलिटी हो गया, एम्पैथी हो गया एंड पेशेंस। इसमें से जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एम्पैथी, सहानुभूति। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है जब टीचर कम्युनिकेट करता है अपने लर्नर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, एक टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन विल बी यूज्ड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, हमने बात की थी CCE की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें हमने मेनली 3 टाइप पढ़ते हैं इवैल्यूएशन के, एक तो फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन, समेटिव योगात्मक एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था, एक में हमने बात की थी कि बीच बीच में कि लर्निंग सही ढंग से चलती रहे, बच्चे को असेसमेंट प्रोवाइड करनी है, फीडबैक प्रोवाइड करनी है, जिसे नाम देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का। और एक एंड में होती है, मतलब कोई भी कोर्स टॉपिक जब खत्म हो जाता है उसके एंड में क्या किया जाता है, बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे हम समेटिव का नाम देते हैं, सम है, मतलब सारी जो होल प्रोसेस है उसका सम है। उसके बाद आता है सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चे को डायग्नोस करने की, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की, जिसके बेसिस पे हम बच्चे की रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो इसमें बोला कि कंटिन्यूस फीडबैक कब मिलती है बच्चों को, क्योंकि समेटिव में तो या तो नो फीडबैक होती है या डिले फीडबैक होती है। जो कंटिन्यूस फीडबैक है वो किस में मिलती रहती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जब बच्चे को लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बीच बीच में असेस किया जाता है और वो क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। तो राइट आंसर विल बी फॉर्मेटिव। अगर इसमें पूछा जाता है कि लास्ट की बात है या प्री है, तो डायग्नोस्टिक होता, लास्ट में समेटिव होता। तो जितने भी हमारे कंपटीशन गुरु के स्टूडेंट्स थे उनका ये काफ़ी अच्छा गया होगा, ये वाला जो पेपर है पार्ट ए स्पेशली। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर स्टडीज स्टूडेंट ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय द फॉलोइंग मेथड। एक जो टीचर है वो बच्चे के बिहेवियर को कौन से मेथड से
कौन से मेथड का यूज करके स्टडी कर पाता है, इंटरव्यू से, एक्सपेरिमेंटेशन से, केस स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से। अब यहाँ ग्रुप बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है या स्टडी करना है एक साथ, तो एक साथ जब स्टडी करना है उसके लिए स्पेशली मेथड क्या आता है, ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के ग्रुप बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पोस्ट प्रायर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो पोस्ट प्रायर नॉलेज है वो कहाँ से डिराइव की जाती है, तो पोस्ट प्रायर नाम से पता चल रहा है पहले से जो जानकारी है मतलब एक्सपीरियंस से ड्राइव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain, कौन सा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ठीक है, कन्वर्सेशन, प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ओरल क्वेश्चन। तो फॉर्मेटिव में अभी हमने बोला ये मिड में होती है, बीच में असेसमेंट की जाती है, तो बीच में प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ओरल क्वेश्चन पूछ के भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन से भी कर सकते हैं, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से नहीं होता। ये किसका टाइप है, ये आता है समेटिव असेसमेंट का टाइप। कि जैसे अब आपका एसएससी का एग्जाम था तो उसमें पूरा एक सब्जेक्ट का सिलेबस मेंशन कर रखा था, उसमें से आपको क्या करने थे, क्वेश्चन पूछे जाने थे और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में था। तो उसमें जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके एंड में की जाती है या क्लियरली मेंशन की जाती हैं या फॉर्मल तरीके से जो असेसमेंट होती है वो समेटिव होती है। तो यहाँ पे पूछा है नॉट, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बाकी सारे टाइप हैं किसके, फॉर्मेटिव असेसमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लर्निंग आउटकम इज ए सेंटेंस और ए स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स व्हाट द, एक लर्निंग आउटकम इज ए सेंटेंस और स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब व्हाट। ये जो लर्निंग आउटकम है इससे क्या शो होता है आपको, टीचर विल बी एबल टू डू इन द क्लासरूम, के टीचर क्लासरूम में क्या करता है, या टीचर विल बी एबल टू असाइन टास्क टू लर्नर, या learner will be able to do at the end of unit of instruction, या learner will be able to assess the effectiveness of teaching। तो लर्नर क्या कर पाता है इंस्ट्रक्शन देने के बाद, जब टीचर उसे पढ़ाता है कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़, उसके बाद वो क्या करने एबल है, वही क्या आता है लर्निंग आउटकम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स हैज लेवल्स सच एज रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। ये सारे जो लेवल्स हैं कौन सी डोमेन में आते हैं, कोग्निटिव में, इमोशनल में, अफेक्टिव में या साइकोमोटर। तो ब्लूम टेक्सोनोमी से क्वेश्चन पूछा गया है, पीआरटी में भी यहाँ से ब्लूम टेक्सोनोमी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये किससे रिलेटेड है, कोग्निटिव ब्लूम डोमेन्स की जो कोग्निटिव डोमेन है उसके लेवल हैं रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सारे उसी में आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम, तो ब्लूम टेक्सोनोमी तो कंफर्म पढ़ के जाना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव ए साउंड नॉलेज इन, एक जो कॉम्पिटेंट टीचर है, ठीक है, उसको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो एक जो अगर आप एक अच्छे टीचर हो, आप में कौन सा स्किल होनी चाहिए, किस ऑर्डर में होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, देन थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस, देन रिसर्च। सो राइट सीक्वेंस बनेगा बी। देन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन एन इंडिविजुअल रिपीट्स दोज लर्निंग दैट इन द पास्ट इज हाईली सेटिस्फाइंग प्रूव्ड टू बी हाईली। ठीक है, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसे रिलेट किया जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट से। मतलब अगर बच्चे पास में कोई बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया और जिस तरीके से उसे रिवॉर्ड्स दिए गए, जिस तरीके से उसे रीइंफोर्स किया गया, तो वो फ्यूचर में भी क्या करता है, उस बिहेवियर को रिपीट करता है पिछले पास्ट के ही इन्फ्लुएंस से। तो ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट की बात हम थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने कहाँ पे की थी, लॉ ऑफ इफेक्ट में की थी। सो लॉ ऑफ इफेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नॉर्मल एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो शायद अलग तरीके से पूछे गए हों, बट बाकी सारा नॉर्मल ही था। पेडागोजी का भी और हिंदी का तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो। और इसके अलावा अगर आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप कंपटीशन गुरु की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या सिंपली स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट।
इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ और डाउट्स हों तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 8284867867 नंबर है। इस पे बाकी आपकी जो भी क्वारीज हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।